डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इससे हमें बेसिस के हम लोग इनके बेसिस लिखेंगे और तीनों में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, कॉमर्स में गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल किया जाता है। तो मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस अगर देखें तो इंडस्ट्रीज का मीनिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमर्स का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्रीज में लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स की नीड होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पे लार्जर अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है बिल्डिंग में और उनकी मशीन्स वगैरह में। रॉ मटेरियल भी ज्यादा लाना पड़ता है और नंबर ऑफ वर्कर्स भी यहाँ पे ज्यादा काम करने वाले होते हैं, तो यहाँ पे लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। कॉमर्स में जो होता है इंडस्ट्रीज की कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लेसर कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, क्योंकि कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है, राइट। सो ट्रेड में अगर आप देखोगे तो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करना आता है, जिसकी वजह से आपको प्लांट एंड मशीन की नीड नहीं होती, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की नीड नहीं होती, ठीक है। और कॉमर्स में जैसे आपने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी पढ़ा है, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आप सर्विसेज की बात करते हैं, तो सर्विसेज भी आप जब कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत नॉमिनल सा अमाउंट जो है वो पे करना होता है। तो कॉमर्स में एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज लेसर कैपिटल जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ट्रेड में इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों के कंपैरिजन में जो है वो बहुत कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो कैपिटल है ट्रेड में वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज स्केल पे करो तो ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और भी आप ये समझ सकते हो आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, है ना। अगर आप किराने की शॉप चला रहे हो तो आपको कंपैरेटिवली लेस अमाउंट चाहिए एज कंपेयर टू जब आप मान लीजिए कोई ज्वेलरी की शॉप चला रहे हो, वहां पे आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट का। थर्ड इज स्कोप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्रीज, राइट। और कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जबकि ट्रेड में दो चीजें आती है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, जिसे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट इज रिस्क एसोसिएटेड। तो इंडस्ट्रीज में जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क होती है, व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्रीज में जो है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, प्लांट एंड मशीन लगाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स होते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और आपके पास जो है रॉ मटेरियल भी आपको लार्जर क्वांटिटी में चाहिए होता है। बिकॉज इन इंडस्ट्रीज वी नीड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, देयरफॉर यहाँ पे जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कॉमर्स जो होता है वो थोड़ा कम रिस्की होता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोडक्शन नहीं करना गुड्स एंड सर्विसेज का, आपको बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं चाहिए, आप इंडस्ट्री से गुड्स खरीदोगे और आगे फर्दर रीसेल करोगे या सर्विस प्रोवाइडर होंगे, तो भी आपको कम पैसा लगाना होता है आपके बिजनेस में, इसीलिए लेस रिस्की होता है। और ट्रेड जो होता है वो एज कंपेयर टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लीस्ट रिस्की होता है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आपको गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करने की बात करनी है, राइट। तो गुड्स को जब आप बाय और सेल करते हो तो बेटा वो ट्रेड में आता है, और गुड्स को अगर आप खरीद करके लाए, कभी कोई गुड्स खराब भी निकल गया, तो आपने जितने रुपए इन्वेस्ट किए बस उतना ही आपका लॉस है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा लॉस होता है, रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। और यूटिलिटी का मतलब क्या है बेटा? इंडस्ट्रीज जो है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। फॉर्म यूटिलिटी मतलब ये फॉर्म मतलब बनाना, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज होते हैं वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट को यूजफुल बनाते हैं, जिसको हम लोग बाद में यूज ले सकते हैं। जैसे कॉटन से क्या बनता है? क्लोथ बनता है। तो कॉटन इज लेस यूजफुल बट क्लोथ इज मोर यूजफुल, राइट। तो दिस क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। एंड सेकेंड इज कॉमर्स क्रिएट प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। कॉमर्स में हमने पढ़ा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन प्लेस से रिलेटेड हिंड्रेंस को रिमूव करता है, टाइम से रिलेटेड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज होती है, वो टाइम से रिलेटेड जो है वो आपके हिंड्रेंस को रिमूव करती है, राइट। वहां पे हमने 2 पॉइंट्स देखे थे। और थर्ड इज ट्रेड जो होता है वो पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट करता है। पोजीशन मतलब जब आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह को बेच देते हो, जैसे एक पर्सन से, जैसे मेरे पास गुड्स है और मैंने उसे रीसेल मतलब सेल कर दिया, तो बेटा जो मेरे गुड्स का पोजीशन है, जो ऑनरशिप है, वो मेरे से ट्रांसफर होकर के उस पर्सन के पास चली गई जिसने उसे खरीदा है, राइट। तो यहाँ पे पोजीशन का जो ट्रांसफर होता है वो ट्रेड में आता है, राइट। सो ये इसका डिफरेंस था। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क।
बिजनेस रिस्क जो है वो क्या लिखा है इसके लिए, द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। देखो बिजनेस में अनसर्टेनिटीज होती है, उन अनसर्टेनिटीज की वजह से लॉस होने की पॉसिबिलिटी या इनएडिक्वेट प्रॉफिट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, यानी अगर कस्टमर्स का जो टेस्ट है वो बदल जाए, उसका प्रेफरेंस बदल जाए, जो प्रोडक्ट वो पहले ले रहा था अब वो प्रोडक्ट नहीं लेकर के, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट पहले वो ले रहा था अब वो ना लेकर के कोई और प्रोडक्ट लेने लगे, राइट, ऐसा होने लगे तो है ना, वो भी एक तरीके से हमारे लिए रिस्क है। स्ट्राइक आ जाए, स्ट्राइक मतलब अगर स्ट्राइक होने लगे, हड़ताल होने लगे तो भी हमारे बिजनेस में रिस्क हो जाएगी। इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ जाए यानी हमारा प्रोडक्ट कम बिके, कॉम्पिटिटर का ज्यादा बिकने लगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉफिट हमारे कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर बदल जाए इस वजह से भी रिस्क जो है वो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो अभी भी बिजनेस में रिस्क चल रहा है ना, गवर्नमेंट ने जो है वो डायरेक्टली सारे के सारे वो बंद कर रखे, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद कर रखे थे, थिएटर्स आपने देखा है लास्ट ईयर से ओपन ही नहीं हुए, तो सारे थिएटर बिजनेसेस में कितनी बड़े रिस्क इन्वॉल्व है, राइट, वो 2 साल से ओपन ही नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर के रिस्क को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क, दैट इज स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क। 2 टाइप की रिस्क होती है, एक स्पेकुलेटिव रिस्क होती है और एक प्योर रिस्क होती है। पहले हम समझते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है, फिर हम लोग समझेंगे प्योर रिस्क क्या होती है। सबसे पहले स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव वर्ड का मतलब होता है सट्टा, सट्टे वाले रिस्क। सट्टा बाजार मतलब क्या होता है, वन साइडेड लॉस। यहाँ पे लिखा है इट इन्वॉल्व, सॉरी, दोनों साइड का प्रॉफिट भी होने का और लॉस भी होने का पॉसिबिलिटी होता है, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इन्वॉल्व both the possibility of gain as well as the possibility of loss। समझे, यानी स्पेकुलेटिव रिस्क एक ऐसी रिस्क है जहां पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू द चेंज इन मार्केट कंडीशन। देखो आपको ये समझना है स्पेकुलेटिव रिस्क क्यों अराइज होती है। स्पेकुलेटिव रिस्क जो होती है वो अराइज होती है ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट में कंडीशंस बदल जाए तो स्पेकुलेटिव रिस्क जो होती है वो अराइज होती है। जैसे कि आप देखिए इंक्लूडिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में डिमांड और सप्लाई बदल जाए, यानी जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में अचानक से बढ़ जाए या अचानक से कम हो जाए, या जो प्रोडक्ट हम सप्लाई कर रहे हैं उसके बहुत सारे सप्लायर्स आ जाए, सप्लाई बढ़ जाए अचानक से मार्केट में, तो यहाँ पर स्पेकुलेटिव रिस्क पॉसिबल है। जैसे आपको मैं समझाऊं, अगर मार्केट में डायरेक्टली जो प्रोडक्ट हम डील कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उनकी डायरेक्ट डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, राइट। वैसे ही अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम होने से प्राइसेस कम हो जाएगा, राइट, तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ऐसे हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ जाती है, मतलब जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 1000 लोग और बेचने के लिए आ गए, तो प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। और मार्केट में सप्लाई अगर कम हो जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, अगर मेरा प्रोडक्ट है तो वो, राइट, तो मैं मतलब ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा। चेंज इन प्राइस और चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। प्राइस बदल जाता है अगर किसी प्रोडक्ट का, या कस्टमर्स के टेस्ट और टेस्ट बदल जाता है, फैशन बदल जाता है कस्टमर का, तो भी जो रिस्क राइज होती है वो स्पेकुलेटिव रिस्क होती है। बिकॉज इससे प्योरली आप मतलब प्रॉफिट या लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दोनों साइडेड हम लोग चलते हैं, बोथ साइडेड की रिस्क ही है। अब समझो कब आपको प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, जब फेवरेबल मार्केट कंडीशंस होगी। फेवरेबल मतलब हमारे फेवर में, जो प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए या उसकी सप्लाई कम हो जाए, या लोगों का टेस्ट हमारे प्रोडक्ट को लेकर के जो है वो प्रेफरेंस देने लगे, है ना, तो वो फेवरेबल मार्केट कंडीशंस होगी और इसकी वजह से हमें गेन होगा, हमें प्रॉफिट होगा। और अनफेवरेबल होगी तो हमें लॉस होगा, सीधी सी बात है भाई। अगर कोई ऐसी कंडीशंस होती है मार्केट में जो हमारे फेवर में है तो हमें प्रॉफिट होगा, और ऐसी कंडीशंस मार्केट में आती है जो हमारे फेवर में नहीं है तो लॉस होगा, राइट। तो ये बात समझ आ गई स्पेकुलेटिव रिस्क, है ना। स्पेकुलेटिव रिस्क में दोनों टाइप की चीजें पॉसिबल है, या तो गेन होगा या लॉस होगा, ठीक है। स्पेकुलेटिव रिस्क प्योरली मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करती है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइसेस बदल जाने के ऊपर डिपेंड करती है, जो लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस अगर वो बदल जाता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट। फेवरेबल अगर मार्केट कंडीशन होगी तो स्पेकुलेटिव रिस्क से हमारा गेन होगा, और अगर अनफेवरेबल होगी तो लॉस होगा, राइट। नेक्स्ट इज प्योर रिस्क। देखो नाम से कुछ समझ आ रहा है, प्योर रिस्क ऐसे रिस्क है बेटा जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होने की संभावना है, अगर वो रिस्क राइज होती है तो आपको लॉस होगा, और अगर नहीं राइज होती तो कोई लॉस नहीं होगा, उसे हम लोग बोलते हैं प्योर रिस्क। यह लिखा है इट इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी एक ऐसी रिस्क जहां पे केवल लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, या
लॉस नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिट नहीं होगा, गेन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे चांसेस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। अगर समझो हमारे गोडाउन में आग लगती है तो डेफिनेट सी बात है, अगर आग लगती है तो हमारे गुड्स का लॉस होगा, अगर आग नहीं लगती तो हमारे गुड्स का लॉस नहीं होगा। अगर हमारे बिजनेस में थेफ्ट यानी चोरी होती है तो हमें लॉस होगा, अगर नहीं होती तो नहीं होगा। अगर हमारे बिजनेस में स्ट्राइक्स होती है, हड़ताल होती है, सारे मजदूर जो है वो हड़ताल पे चले जाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, हमें लॉस होगा। और अगर हड़ताल पे नहीं जाते तो कुछ नहीं होगा, जैसा प्रोडक्शन चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस। अगर प्योर रिस्क में जो भी इवेंट्स हैं, अगर वो इवेंट्स होते हैं तो कंफर्म लॉस होना है। whereas नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। अगर वो इवेंट नहीं होते तो आपको गेन नहीं होगा, बस लॉस नहीं होगा, जो लॉस होना था ना वो लॉस नहीं होगा, बस बात इतनी है, राइट। ये समझ आता है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बिजनेस रिस्क में स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क हमने दो रिस्क डिस्कस की है, क्लियर है, ओके राइट। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है बेटा समझो। अब सबसे पहली बात, बिजनेस रिस्क जो होती है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से अराइज होती है। आपको पता है ना, फ्यूचर अनसर्टेन है, वी डोंट नो कि कल क्या होगा, राइट। तो बिजनेस की रिस्क जो होती है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से अराइज होती है। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। वी नो what is the meaning of uncertainty. Uncertainty means we don't have knowledge about what is going to be happen in future, right? We don't know ना कि कल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता, तो अनसर्टेनिटी इसे कहते हैं। जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटीज का होना है ना, बाढ़ भूकंप आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाता है, तो नेचुरल क्लाइमेटीज होती है। या डिमांड में चेंजेस आ जाता है, जो प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं अचानक से उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है डिमांड, या उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट के या कम हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। ये सब के सब जो भी मैंने आपको भी एग्जांपल दिए, ये चारों एग्जांपल, तीनों एग्जांपल, ये जो है क्रिएट करते हैं रिस्क, क्रिएट रिस्क फॉर बिजनेस बिकॉज द आउटकम ऑफ दीज फ्यूचर इवेंट्स इज नॉट नोन इन एडवांस। ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे वो एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से रिस्क अराइज होता है ना। बिजनेस में रिस्क अराइज होता है क्योंकि इनका जो आउटकम होता है यानी फ्यूचर इवेंट्स होते हैं वो पहले से सर्टेन नहीं होते, वो हमें पहले से पता नहीं होते कि कल क्या होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आई कैन से कि बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क जो होती है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से अराइज होती है। नेक्स्ट वन इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। वी नो दैट रिस्क जो है वो हर बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। विदाउट रिस्क नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट, राइट। कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां पे कोई रिस्क ना हो। सो एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होती है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क से बच नहीं सकता। हाँ, ये बात याद रखना, एक ये बात पूछी हुई है, रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मैं इसे जो है वो हाईलाइट कर देता हूं। रिस्क जो है आप उसे मिनिमाइज्ड कर सकते हो लेकिन उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट का मतलब कोई ऐसा बिजनेस हो जहां पे रिस्क हो ही ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। या यू कैन मिनिमाइज योर रिस्क। लाइक कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो रिस्क? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर अगर हमारे गोडाउन में गुड्स पड़े हैं सो वी हैव प्योर रिस्क कि अगर उसमें आग लग जाएगी तो हमारा जो गुड्स है वो सारा का सारा जल जाएगा और हमें 10 लाख का लॉस हो जाएगा। 10 लाख का गोडाउन में स्टॉक पड़ा है। सो हाउ कैन वी मिनिमाइज दैट रिस्क? सर हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, हम हमारे गुड्स का जो गोडाउन में गुड्स पड़ा है उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो नियरली अपने गुड्स का जो भी अमाउंट होता है उसका 0.5 या 1% के प्राइस में, प्रीमियम में आपकी जो है वो रिस्क कवर हो जाएगी। आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो बट उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई इंतजाम नहीं कर सकते कि आपके गोडाउन में आग ही ना लगे। आ रही बात समझ में? सो रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना, एक बार पूछा हुआ एग्जाम में, एक्सप्लेन करो इस पॉइंट को, तो आपको अपने मन से एक्सप्लेन करना था। ओके, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, राइट। देखो, बिजनेस जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा रिस्क होगी, बिजनेस जितना छोटा होगा उतनी कम रिस्क होगी। बिजनेस का नेचर के ऊपर भी रिस्क डिपेंड करती है। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर देन योर रिस्क विल बी हाई। इफ यू आर अ ट्रेडर और अ स्मॉल ट्रेडर देन योर रिस्क विल बी कंपैरेटिवली लेस, right? So degree of risk depend mainly upon the nature and size of the business. For small scale businesses it is less and large scale businesses it is more, right? अगर छोटे स्केल पे आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस कम होगा और लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई,
ठीक है, ये बात समझ आती है ना आपको? मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। छोटे स्केल पे कर रहे हो तो कम है, और लार्ज स्केल पे करोगे तो ज्यादा होगी, राइट? ये हमारा पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज फोर्थ, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये बात भी दिमाग में रखना भाई। देखो, अगर आप रिस्क ले रहे हो किसी भी बिजनेस को करने का, तो इसके बदले में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। सो ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, जिस बिजनेस में जितनी बड़ी रिस्क होगी, हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, उतना ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना होगी, राइट? और ग्रेटर रिस्क हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज दस रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। देखो, अभी हमने पढ़ा कि जितनी बड़ी रिस्क होगी, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उतनी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना छोटा बिजनेस होगा, जितना छोटा रिस्क होगा उतना कम प्रॉफिट होगा। सो हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट इज दस रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जो हमने रिस्क लिया है, प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है। मतलब जो मैं काम कर रहा हूं उसके बदले में मुझे जो मिल रहा है वो मेरा प्रॉफिट है। वो किस वजह से मिल रहा है बेटा? क्योंकि मेरा जो बिजनेस है, मैंने उसकी जो रिस्क है वो ली है, मैंने रिस्क जो है वो बिजनेस की ली है, इस वजह से मुझे उसका प्रॉफिट मिल रहा है, राइट? सो दिस इज पॉइंट नंबर 4। सो इसी के साथ हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क जो होता है वो कंप्लीट होता है। यहां तक कोई डाउट? इन 4 पॉइंट्स में कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की कौन कौन सी वजह है, किन किन वजहों से जो बिजनेस रिस्क है वो अराइज होती है, राइट? तो आप आइए जरा देखिएगा, बिजनेस रिस्क के अराइज होने के पीछे जो वजह है वो कौन कौन सी है। पहली वजह है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, है ना, जैसे जो ह्यूमन बीइंग्स के कंट्रोल में नहीं है। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, फेमाइन एटसेट्रा। ओके, आपको पता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स का बहुत कम कंट्रोल होता है नेचुरल कैलामिटीज पे, राइट? नेचुरल कैलामिटीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ, हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट है वो हमें बता सकता है, पहले से वार्निंग दे सकता है कि भाई इस साइड पे जो है वो फ्लड आने वाला है, इस यहाँ पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी कोई चीजें, ऐसी कोई साइन हमारे सामने आते हैं तो इस तरीके से जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा फोरकास्टिंग करते हैं इसके बेसिस पे, बट वो पूरा कंट्रोल नहीं होता। लाइक अगर किसी जगह पे फ्लड आने वाला है, किसी जगह पे अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आने वाला है, तो आप उसे रोक नहीं सकते। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, उन एरियाज को खाली करवाती है। तो ह्यूमन बीइंग का बहुत कम कंट्रोल होता है नेचुरल क्लाइमेटीज पे, जैसे कि फ्लड पे, अर्थक्वेक पे, लाइटनिंग पे, हैवी रेन पे, फेमाइन पे, है ना, इन सब पे जो है वो बहुत कम कंट्रोल होता है। सो दीज रिजल्ट इन हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ। अगर ऐसी नेचुरल कॉजेस होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज होती है, तो इन वजह से बहुत ज्यादा लाइफ का, प्रॉपर्टी का और इनकम का लॉस होता है। अगर ऐसी चीजें होती है, यानी फ्लड आती है, अर्थक्वेक आता है, या लाइटनिंग यानी, है ना, बिजली वगैरह कहीं पे गिरती है, या बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो इस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा लॉस होता है। आपको पता है इनके सारे एग्जांपल्स आपको पता है, जापान का फ्लड आपको पता है, अर्थक्वेक आपने देखा है गुजरात वाला, लाइटनिंग देखा है आपके आस पड़ोस में, मतलब गिरते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में। हैवी रेन्स, बहुत ज्यादा बारिश आने की वजह से भी बहुत तबाही मचती है। फेमाइन मतलब लाइक जो है वो एक ऐसी सिचुएशन आना, भुखमरी आना, जिसे हम लोग बोलते हैं भुखमरी, राइट? तो ऐसी सिचुएशंस जो है अगर अराइज होती है तो इनसे काफी ज्यादा लॉस होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का और इनकम का, राइट? नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेस। देखो, इंसानों की वजह से भी जो होती है वो क्या होती है, बिजनेस रिस्क राइज होती है। ह्यूमन कॉजेस इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक्स डिसऑनेस्टी। मतलब मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई आपके साथ दगा कर जाता है ना, ईमानदार नहीं रहता, चोरी वारी कर लेते हैं। केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज का कोई ध्यान नहीं रखते, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा डांटते हो, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं देते, उनकी केयर नहीं करते। और स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू द पावर फेलियर। अगर मान लीजिए पावर चली जाती है, यानी बिजली चली जाती है, और इस वजह से आपका काम रुक जाता है, स्ट्राइक्स हो जाती है, रायट्स हो जाते हैं, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी हो जाती है। मतलब रायट्स मतलब दंगा वगैरह हो जाता है ना। और मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, अगर आपका मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, है ना, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो ये सारे के सारे रीजंस है जिनकी वजह से भी रिस्क अराइज हो सकती है बिजनेस में, राइट? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब क्या है बेटा? देखो, these include uncertainties relating to demand for goods, competition, price, collection of dues from customers, change of technology or methods of production। समझो,
इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब है कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बदल जाती है, डिमांड अनसर्टेन है, वी डोंट नो कि डिमांड कितनी आ रहा है, उसके उससे ज्यादा हम लोगों ने गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रखा है, तो भी रिस्क है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में हमारा लॉस हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो सब खराब हो जाएगा, नहीं बिकेगा तो लॉस हो जाएगा। कंपटीशन, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना हमें हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा, बहुत लिमिटेड मार्जिन रखना होता है, हो सकता है समटाइम्स हमें लॉस में भी हमारा गुड्स जो है वो बेचना पड़े। प्राइसेस, जो प्राइस है गुड्स का, अगर वो चेंज होता है, चेंज हो रहा है, अनसर्टेन है, कभी ज्यादा कभी बढ़ा हुआ है, कभी कम है कभी बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से भी रिस्क है। अगर हमने हाई प्राइस में प्रोडक्ट बाय कर लिया और अब उसे रीसेल करने जा रहे हैं तो प्राइस कम हो गया है, तब भी हमें लॉस है। कलेक्शन ऑफ ड्यू फ्रॉम कस्टमर, हमने कस्टमर्स को जो क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है, अगर मान लीजिए वो कस्टमर से हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी लॉस है। चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदल गई, हम पुरानी मशीन्स चला रहे हैं, उसमें हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मशीन्स की कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, रिपेयरिंग बहुत ज्यादा मांग रहा है, और हमारा जो मशीन्स है वो प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं दे पा रहा है, तो ये भी वजह हो सकती है। या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के मेथड्स अगर बदल गए हैं, हम बहुत ट्रेडिशनल मेथड, पुराने मेथड यूज में ले रहे हैं और अब नए मेथड्स आ गए यूज में, तो इन वजह से भी जो है आपकी रिस्क जो होती है वो अराइज हो सकती है। आगे लिखा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरिंग्स। देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, अगर हमने पैसा उधार ले रखा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है। लेवी ऑफ हायर टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है ना, इनकी वजह से भी क्या होता है, इनकी वजह से भी रिस्क अराइज होता है। ऑल्सो कम अंडर दीज टाइप ऑफ कॉजेज एज दे रिजल्ट इन हायर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। इन सब चीजों की वजह से आपके बिजनेस की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज हैं, इन सब की वजह से आपके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिस वजह से भी आपको रिस्क होती है। ये सारे के सारे जो है ना, ये बिजनेस रिस्क के कॉजेज हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज में क्या आता है देखिएगा, फिजिकल कॉजेज में है मैकेनिकल डिफेक्ट। मैकेनिकल अगर डिफेक्ट आ जाता है या फेलियर आ जाता है, मैकेनिकल डिफेक्ट के बाद लिखा है मैकेनिकल डिफेक्ट और फेलियर्स में ऑल्सो लीड टू लॉस। यानी अगर मान लीजिए आपने जो मशीन्स को असेंबल करवाया है वहां पे आपका मैकेनिक नहीं है और वो मशीन्स में कोई मिस्टेक आ जाती है, इस वजह से भी आपका जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है, या आपकी मशीन्स चलना बंद हो जाती है, या आपकी मशीन चलना बंद हो जाती है, तो इस वजह से भी रिस्क राइज हो सकता है। सो ये सारे के सारे कॉजेस हैं जिनकी वजह से जो है वो बिजनेस में रिस्क राइज होता है, राइट। यहाँ पे और एग्जांपल लिखे, जैसे बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, जैसे बॉयलर जो है वो उसमें आग लग जाती है, या मशीन्स जो है उनमें आग लग जाती है, तो इस वजह से डेथ होता है, मतलब हमारे एम्प्लॉयज की डेथ हो जाती है। तो ये सारे के सारे फिजिकल कॉजेस हैं जिनकी वजह से हमें लॉस होता है। और अदर कॉजेस में इसके अलावा भी कॉजेस पॉसिबल हैं जिनमें जैसे कि अनफोर्सिन इवेंट्स आ गए, जैसे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। यानी मान लीजिए हमारे इंडिया में जैसे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, आपके जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस है, सो इस वजह से भी आपको रिस्क राइज हो सकता है। एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब किसी दूसरे कंट्री से गुड्स खरीदते हो और बेचने का काम करते हो, तो वहां पे आपको दूसरी कंट्री की करेंसी में आपको ट्रेड करना होता है, तो उस करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए हम यूएसए को हमारा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जब बेच रहे हैं तब तो प्राइस है 74 रुपीज डॉलर का, $1 का, और जब उनसे पैसा मिल रहा है तब डॉलर का प्राइस हो गया 72, तो $2 पर डॉलर में हमें नुकसान हो रहा है ना। इसको वैसे हेज किया जाता है, हेजिंग एक स्ट्रेटेजी होती है ना, वहां पे डॉलर हम पहले से ही बुक कर देते हैं, वो बात की बात है। आपको ये समझना है कि जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है, तो ये भी कुछ रीजंस है जिनकी वजह से रिस्क जो होता है वो बिजनेस में अराइज होता है, राइट। ये समझ आता है।